हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज जो हम डिस्कस करेंगे, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, न्यू टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग, ये इकोनॉमी का रीढ़ है, बैकबोन है। ये क्या है? इकोनॉमी का बैकबोन है, क्योंकि अगर ये समझ में आ जाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन पूछने की टेंडेंसी भी सबसे ज्यादा रही है, तो उस हिसाब से हम इसको डिस्कस कर लें। एक क्लास, दो क्लास, जितने में भी हो पाएगा, जितने भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, उतना इसमें कर लेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है उसको मैं बता दूं। तो मॉनेटरी पॉलिसी वह पॉलिसी जो आरबीआई बनाती है और जिसके द्वारा आरबीआई ये रेगुलेट करती है, ये सुनिश्चित करती है, ये डिसाइड करती है कि मार्केट में कितना रुपया किसके पास जाना है, कितना रुपया किसके पास जाना है, या मतलब मार्केट में कितनी लिक्विडिटी। क्योंकि यहाँ पे रुपया की जगह क्या बोलते हैं इकोनॉमी में? धनराशि को लिक्विडिटी बोलते हैं। अगर हम कहें कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, क्या कहें हम? लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, तो आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, उसका स्टांस कुछ अलग तरीके से अपनाता है। स्टांस मतलब अप्रोच, दृष्टिकोण कुछ अलग तरीके से अपनाता है। अगर मैं कहूं लिक्विडिटी बहुत कम है, लिक्विडिटी क्या है? बहुत कम है, तो जो आरबीआई का स्टांस होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो कुछ अलग तरीके का होता है, वो कुछ अलग तरीके का होता है। इसको समझाऊंगा स्टांस को, लेकिन उससे समझाने से पहले सर इसको लिखवाने से पहले कुछ चीजें मैं और बताना चाहता हूँ। जैसे कि इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि किसी देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। इन्फ्लेशन आप पढ़ चुके हैं, मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। भाई इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसा है, लोग डिमांड जनरेट कर रहे हैं। तो उस डिमांड को कैसे कम किया जाए, लोगों के पास इनकम कम कर दी जाए। तो यहाँ पे क्या है, जो लोन का रेट है वो महंगा बना दिया जाएगा। जैसे तो यहीं पर समझाता हूँ, ये आरबीआई है, ये क्या है? ये आरबीआई है, ये कोई बैंक है, ये कोई बैंक है, और यहाँ कोई कस्टमर्स। एक कस्टमर्स में बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आरबीआई ने कहा कि हम आपको 4% पर, 4% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या देते हैं? पैसा दे देंगे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है सर, हम कस्टमर को 6% पे दे रहे हैं, भाई 2% इनका क्या है? मार्जिन रहेगा। लेकिन अब आरबीआई बोले कि मार्केट में यार लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, लिक्विडिटी मतलब धनराशि बहुत ज्यादा है, लोग डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, जिससे डिमांड ज्यादा क्रिएट होने से प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं गुड्स और सर्विसेज के, और उसी को इन्फ्लेशन। इतना तो आता होगा समझ। तो ये आरबीआई बोला कि सर अब 4% नहीं देंगे हम, जिसको काटते नहीं रहने देते, 4% नहीं देंगे, बल्कि कितना दे देते हैं? 6% कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 6% कर देते हैं। तो क्या बैंक अब मुझे 6% पर देगा लोन? नहीं देगा। ये कितने पे देगा? 8% पे। 8%। मतलब सीधी सी बात है, मैंने कहा आपको कि मैं आपको 1000 रुपये देता हूँ, या 100 रुपये से मान लेते, तो मैंने कहा मैं आपको 100 रुपये देता हूँ और आपको 1 महीने बाद 105 रुपये। तो आप लोग बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे कह देंगे कि कोई नहीं, 100 रुपये ले जाते हैं सर से, और 1 महीने बाद ही तो देना है 105, 1 महीने बाद ही तो 105 देना है। तो आप लोग क्या करेंगे? वहां पर बाहर निकलेंगे इंस्टीट्यूट से, और निकलते ही कुछ खा लेंगे, कुछ खरीद लेंगे, मतलब डिमांड जनरेट करते। दूसरी कंडीशन में मैंने कहा कि ठीक है 100 रुपये ले जाइए, 120 रुपये ला के दीजिए 1 महीने बाद। तो आप लोग कहेंगे कि नहीं, चीटिंग करते हैं, है ना? क्या करते हैं? चीटिंग करते हैं, हम नहीं लेंगे 120 रुपये। बताइए, 20 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे।
तो लोग लोन लेना बंद कर देंगे। मतलब जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो लोग डिमांड भी जनरेट नहीं करेंगे, और जब डिमांड जनरेट नहीं करेंगे और सप्लाई होती रहेगी तो धीरे धीरे प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो जाए। इस तरह से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है बाई मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। ठीक है, इसमें लिखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूं मैं और लिखना स्टार्ट करते हैं इसमें थोड़ा सा। मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई कंट्रोल आरबीआई कंट्रोल द लिक्विडिटी बाय मॉनेटरी पॉलिसी बाय मॉनेटरी पॉलिसी। एक मिनट, बाय मॉनेटरी पॉलिसीज। और जो ये मॉनेटरी पॉलिसीज जारी की जाती हैं वो कब जारी की जाती हैं? एवरी अप्रैल मंथ में। लेकिन फॉर्मुलेटिंग इन अप्रैल month, and after that review on every month, every 2 month, every 2 months, every 2 months की मतलब, एक मिनट रुकिए इसको सेट कर लें कि आरबीआई क्या काम करती है भैया। अप्रैल जैसी नई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक, तो 1 अप्रैल से ही मॉनेटरी पॉलिसी लागू करती है, बनाना स्टार्ट करती है, लागू कर देती है 1-2 दिन में। फिर उसके बाद क्या करता है, हर 2 महीने पर इसको रिव्यू करती रहती है कि क्या जो मॉनेटरी पॉलिसी जिस पर्पज के लिए बनाई थी, जो हमारा इस बार का ऑब्जेक्टिव था, जो अप्रोच लिया था, क्या वो सही अप्रोच काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा होता तो उसको चेंज कर देती है, अगर कर रहा होता है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है, जो चल रहा होता है उसको चलने देती है। अब बात करते हैं उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। पहला पहला उद्देश्य का क्या है? पहला उद्देश्य है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। दूसरा, टू मैनेजमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। शॉर्ट में लिख देता हूँ ना, इकोनॉमिक ग्रोथ। और थर्ड, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। एक्सचेंज रेट एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी के स्टांस थे, जो मैंने अभी आपको बताया था। मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस, मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस, तो ये 3 स्टांस हैं। पहला, अकोमोडेटिव, न्यूट्रल। और थर्ड, कैलिब्रेटेड, टाइटनिंग।
ये दोबारा से लिख देता हूँ, एच है कैलिब्रेटेड पूरा हटा कैलिब्रेटेड टाइटेनियम कैलिब्रेटेड टाइटेनियम। जो अकोमोडेटिव होता है, जो अकोमोडेटिव स्टांस है, इसमें आरबीआई मेनली फोकस करती है ग्रोथ को। मेनली फोकस किसको करती है? ग्रोथ को। मेनली फोकस ऑन ग्रोथ। न्यूट्रल में जो पहले से कोई भी स्टांस चल रहा होता है, उसी स्टांस को अगर 2 महीने के बाद बढ़ाती है या 1 साल के बाद उसी को कंटिन्यू करते हैं, तो कहते हैं कि न्यूट्रल स्टांस अपनाया हुआ है। मतलब जैसे कि मैंने कहा, आरबीआई ने लास्ट ईयर अकोमोडेटिव स्टांस मान लेते हैं, अकोमोडेटिव नहीं अपनाया, लेकिन मान लेते हैं कि अकोमोडेटिव स्टांस अपनाया है, अकोमोडेटिव स्टांस अपनाया। और इस बार भी कह दे कि हम जो पिछली बार अकोमोडेटिव स्टांस अपनाया था उसी को कंटिन्यू करते, तो हम कहते हैं कि आरबीआई ने न्यूट्रल स्टांस अपना, आरबीआई ने कौन सा स्टांस अपना रखा है? न्यूट्रल स्टांस अपना रखा है। और जो कैलिब्रेटेड टाइटिंग है, इनमें आरबीआई मेनली किस में करती है फोकस? इन्फ्लेशन पर, मुद्रा स्फीति पर, इन्फ्लेशन पर। जब यहां पर फोकस करती है ग्रोथ पर, तो यहां पर क्या करती है? रेपो रेट को कम कर देती है, और यहां पर रेपो रेट को बढ़ा देती है, रेपो रेट को बढ़ा देती है। यहां पर लोन चीपर मिलना स्टार्ट हो जाता है। जो मैंने पीछे कंडीशन बताई थी, ये वाली कंडीशन, क्योंकि देखिए यहाँ पर रेपो रेट क्या कर दी? घटा दी, तो लोन सस्ता मिला, रेपो रेट बढ़ा दी तो लोन महंगा मिला। यही कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखवाया, और यहाँ पर लोन कॉस्ट क्लियर हो जाता है, कॉस्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है, ये ध्यान रखना है ना, किस पे फोकस करती है? ग्रोथ पे। और किस पे इधर? इन्फ्लेशन। ये तो था स्टांस की बात। अब बात करते हैं टूल्स की। आरबीआई जब मॉनेटरी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करती है, जब उसको फॉर्मुलेटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी बाय द आरबीआई, देन आरबीआई यूज फॉर सम टूल्स। दिस इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल टूल्स और सेकंड इज नॉन ट्रेडिशनल। लिखते हैं नेक्स्ट पे, साथ के साथ चलते हैं, चलेंगे ना। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की हम बात करेंगे। ठीक, तो ये दो तरह के होते हैं। एक तो ट्रेडिशनल, और दूसरे नॉन ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल्स और नॉन ट्रेडिशनल टूल्स रहते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल कंडीशन होती है, नॉर्मल कंडीशन में यूज किए जाते हैं ना, नॉर्मल कंडीशन में यूज किए जाते हैं। लेकिन जो नॉन ट्रेडिशनल टूल्स हैं, जब ट्रेडिशनल टूल्स फेल्ड हो जाते हैं, ट्रेडिशनल टूल्स फेल हो जाते हैं, तब यूज किए जाते हैं नॉन ट्रेडिशनल।
नॉन ट्रेडिशनल टूल्स को यूज किया जाता है ना। सामान्य कंडीशन में क्या है भाई, ट्रेडिशनल टूल्स ही यूज करते रहते हैं, लेकिन जब ट्रेडिशनल टूल्स इम्पैक्ट नहीं डाल पाते इकोनॉमी में, तो उसको क्या कर देते हैं, फिर हम नॉन ट्रेडिशनल टूल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। नॉन ट्रेडिशनल टूल्स हैं कौन कौन से, उनके बारे में बात कर लेते हैं। मैं इधर लिख देता हूं यहां से, है ना। पहला, हेलीकॉप्टर ड्रॉप। इसी को मनी भी बोलते हैं, हेलीकॉप्टर मनी, हेलीकॉप्टर मनी। दूसरा, हेलीकॉप्टर हुवर। हेलीकॉप्टर हुवर, इसी को डिमोनेटाइजेशन भी कहते हैं। और तीसरा, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। कम करते हैं इसको, उठा के साइड ही फिट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। हेलीकॉप्टर। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल टूल्स की। ट्रेडिशनल टूल्स की दो होते हैं, एक तो क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और ट्रेडिशनल टूल्स लिखते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। जो क्वालिटेटिव है, जो क्वालिटेटिव है वो चार होते हैं। चार हैं, कौन कौन से, उनको भी लिख लेते हैं, साथ के साथ काम खत्म करते चले। मोरल सुएशन। दूसरा, डायरेक्ट एक्शन। तीसरा, मार्जिन, सॉरी, क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग। और नेक्स्ट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट। और जो क्वालिटेटिव, सॉरी, क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, ये आठ हैं। कितने हैं? आठ हैं। पहला, कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर, सीआरआर, है ना। फिर उसके बाद स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर। इसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ, ओएमओ। फिर उसके बाद बैंक रेट। फिर उसके बाद रेपो रेट। फिर उसके बाद इधर ही लिख देता हूँ ना, रिवर्स
रेपो रेट, ट्रिपल आर, फिर उसके बाद रेपो रेट के बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ, एमएसएफ। फिर उसके बाद एस्पेरेंट्स स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ, फैसिलिटी है ना, एसडीएफ, एफडीएफ। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसमें से एक एक करके डिस्कस करते हैं एक एक चीज को, जितना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है ना, जितना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है उतना काम जरूर करेंगे। चलो नेक्स्ट, इनको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, एनडीटीएल, एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी होती क्या है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं तो एनडीटीएल होता क्या है। एनडीटीएल जो होता है वो किसी भी बैंक की धनराशि होती है, मतलब बैंक के पास जो पैसा आता है, बैंक के पास जो पैसा आता है वो किस रूप में आ सकता है, या तो आ सकता है डिमांड डिपॉजिट के रूप में, है ना, डिमांड लायबिलिटीज के रूप में, या फिर टाइम लायबिलिटीज के रूप में। लायबिलिटी मतलब दो चीजें मैं बता देता हूँ, और बता देता हूँ। जैसे ये क्या है, ये बैंक है, ये क्या है, बैंक है, और यहाँ पर कस्टमर्स हैं, ए बी सी, इस तरह से ऐसे लिख देता हूँ, ए दूसरा, बी तीसरा, तीसरा कितना, सी। इसके पास 300 करोड़ रुपए हैं जो यहां से लोगों ने जमा किए हुए हैं। वो लोग कौन से हैं, मान लेते हैं एक्स वाई जेड, है ना, इन लोगों ने यहाँ जमा किए हुए हैं कितने, 300 करोड़। तो इनको देना है इसको 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना, मान लेते हैं 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको पे करना है बैंक को। कि बैंक जैसे आपने रखते होते ना सेविंग अकाउंट में पैसा रखा तो 4% के आसपास ही उसमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। और जो करंट अकाउंट होता है उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो इसने क्या काम किया, जो ये पर्सन ए है और जो ये पर्सन सी है, ए को दे दिया 100 करोड़, है ना, 100 करोड़, मान लेते हैं इसने दे दिया 7%, 7%। बी को दे दिया 100 करोड़, मान लेते हैं 8%, और सी को भी दे दिया 100 करोड़, मान लेते हैं 9%। क्योंकि इनकी गुडविल जितनी जिसकी ज्यादा अच्छी होगी, बैंक ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना कम रखा जाता है, बैंक उतना कम रखता है। ठीक है? तो ये कितना वापस करेगा इसको, 312 करोड़। भाई 4% है, 3 चौक 12, 12 करोड़ बैठ जाएगा। तो 312 करोड़ बैंक इनको क्या करेगा, रिटर्न करेगा इन तीनों को। लेकिन यहां से कितना आएगा, 107 करोड़। यहां से कितना देगा ये बैंक को, 107 करोड़। ये कितना देगा, 108 करोड़। और ये कितना देगा, 109 करोड़, 109 करोड़। ठीक है, तो ये बैठ कितना जाएगा टोटल,
भाई 3 तो ये हो जाएगा, और इधर 8 दे देते हैं, 8 8 16, 316, 316 करोड़। गलत गलत आप देख लेना, गलत है सही है, क्योंकि मैथ नहीं पढ़ा रहा। जो ये बीच का जो 4% है, वो 312 करोड़ यहाँ है ना। ये बीच का 4 करोड़ है, ये बैंक का क्या कहलाएगा? एसेट। ये बैंक का क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। और जो ये 312 करोड़ देना था ये वाला, ये क्या कहलाएगा? लायबिलिटी, है ना। लायबिलिटी मतलब ये बैंक को देना ही होगा, क्योंकि बैंक का अपना पैसा नहीं है, बैंक के कस्टमर्स का पैसा है, इसलिए क्या है? लायबिलिटीज है। गद्दी पे चाहे हम बैठे हैं मुन्ना, नियम सेम ही रहेगा। वो वाली बात है यहाँ पर कि बैंक चाहे कोई सा भी हो, नियम सबके लिए सेम होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये एसेट हो गया बैंक का। बैंक इसको अपने पास रखेगा, अपने कर्मचारियों की सैलरी देगा, बैंक का ऑपरेशनल कॉस्ट जो चल रहा होगा उसको उसमें पूरा करेगा। ये तो एनडीटीएल जो मैं आपको समझा रहा था, तो एनडीटीएल का एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, सॉरी समझा देता हूँ कि जो बैंक है, ये क्या है? बैंक है। तो बैंक के पास रुपया कितने रूप में आ सकता है? बैंक के पास जो रुपया आता है जमा राशि के रूप में, पहला करंट अकाउंट के रूप में, या करंट डिपॉजिट भी कहते हैं, करंट डिपॉजिट भी कहते हैं, या फिर सेविंग डिपॉजिट्स के रूप में, सेविंग अकाउंट लिख सकते हैं, सेविंग डिपॉजिट्स के रूप में। दूसरा पैसा कहाँ से आता है? फिक्स डिपॉजिट्स के रूप में, फिक्स डिपॉजिट, एफडी बोलते हैं इसको, कहते हैं ना एफडी करा दी है। और दूसरा जो पैसा आता है वो रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में, आरडी, किसके रूप में पेरेंट्स? रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में, रिकरिंग डिपॉजिट्स के रूप में। जब हम इस करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट वाले पैसे को जोड़ते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, या डिमांड लायबिलिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं पेरेंट्स? डिमांड लायबिलिटी कहते हैं, डिमांड लायबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा है, जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में पैसा रखा जाता है, उसको बैंक को नहीं पता कि उसके पास ये कितना दिन तक रुक पाएगा। क्योंकि आपके घर से आज 10,000 रुपया आया, आज 10,000 रुपया आया, आपने क्या काम किया? आप तो 24/7 निकाल सकते हैं, आपने तुरंत चार। बैंक सोच रहा था कि हम किसी को लोन दे देते हैं, बैंक कह रहा था कि आप डॉक्यूमेंट बनवाओ किसी से कि लोन के लिए, डॉक्यूमेंट बनवाने गए तो आपने गए एकदम से एटीएम मशीन में लगाया और 10 के 10 बाहर निकाल लिए, 10 के 10,000 रुपए बाहर निकाली। तो अब बैंक का तो सपना चूर चूर हो गया लोन देने का। तो ऐसे में होता क्या है, जो पैसा फिक्स डिपॉजिट के रूप में या रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में रखा जाता है, वहां पर ये पता होता है कि ये जो पैसा है, ये इतने दिन ये जो रुपया है, ये जो लिक्विडिटी है, ये जो धन है, ये जो धनराशि है, ये जो डिपॉजिट्स है, ये इतने दिन तक हमारे यहाँ रुके हुए। जैसे मान लीजिए 6 महीने से कम के लिए एफडी नहीं की, नहीं आरडी की, तो बैंक के पास सीधा सा मैसेज जाता है कि ये पैसा 6 महीने से कम तो नहीं होगा। मान लीजिए मैंने एक एफडी की, 5 लाख की 5 लाख रुपए दिया और 5 साल के लिए किया, 5 साल के लिए 5 लाख रुपए दिया बैंक को और एफडी करा दी। होता क्या है फिर वहां पर? अब बैंक को सीधा सा मैसेज चला जाता है कि भाई ये एफडी में जो इसने पैसा रखा ना 5 साल के लिए 5 लाख रुपए, अब ये 5 साल तक लेने वाला नहीं है। अगर लेने आएगा तो हम इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट, एफडी वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देंगे,
फिर कौन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देंगे, करंट अकाउंट वाली, सॉरी सेविंग अकाउंट वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको हम दे देंगे। तो लोग कहते हैं ना कि मेरी एफडी में अभी मैच्योर होने में थोड़ा टाइम है, तो जैसे ही एफडी आ जाएगा, या कभी-कभी आपने देखा होगा फैमिली में बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो जाए कुछ, तो कहते हैं कि यार एफडी तोड़ना पड़ गया। ऐसे थोड़ी तोड़ते पकड़ के, एफडी तोड़ने का मतलब बीच में पैसा निकालना पड़ गया। 5 साल के लिए लग रखा था, लेकिन कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ ऐसे आ गए थे, 5 साल से पहले ही हमको क्या करना पड़ा, उसे ब्रेक करना पड़ा, तोड़ना पड़ा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एफडी को खत्म, तोड़ देना। ऐसे में जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो करंट अकाउंट वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का है, अदरवाइज आपको 6% या उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर दिया जाता है। अलग-अलग बैंक के लिए अलग-अलग हो सकता है और ऐज के हिसाब से भी रखता है। सीनियर सिटीज़न्स को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा परसेंटेज दिया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है एफडी में। जो एफडी का पैसा है उससे बैंक लोन में देता है, मानो 6% पे हमसे लिया लोन को, आपको ज़रूरत है लोन की, तो 8% 9% पर आपको दे देगा, जो बीच का पैसा रहेगा वो उसका है। तो पैसे से पैसे की खेती करता है। और जो रिकरिंग डिपॉज़िट होता है, रिकरिंग डिपॉज़िट उन लोगों के लिए है, जो लोग एक मुश्त मतलब एकदम से एक किश्त में पूरा पैसा जमा नहीं कर सकते। एफडी क्या है? एक साथ मतलब एक साथ ही जमा किया जा सकता है। 1 लाख कर दीजिए, 5 लाख कर दीजिए। लेकिन एक रिक्शे वाला है या जो एक फार्मर की फैमिली है, वो एक साथ 1 लाख रुपए नहीं जोड़ पाती है। जो छोटे-छोटे फार्मर हैं, जो रिक्शे चलाने वाले हैं या जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, डेली वेजेस वर्कर हैं, वो एक साथ 1 लाख रुपए नहीं जोड़ पाते हैं। तो वो क्या काम करें, हर महीने एक तारीख को मतलब 18 तारीख उसमें फिक्स रहती है। उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, आगे-पीछे भी कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि 18 पे रहेगा। तो जिस दिन आपकी सैलरी आती हो या जिस दिन आपके पास पैसा रहता हो, उस दिन आप क्या करेंगे, जमा कर देंगे हर महीने। तो हर महीने आप जमा कर सकते हैं मिनिमम ₹500 से। ओपन कहाँ किया जाता है? ओपन आप पोस्ट ऑफिस में करा सकते हैं, किसी भी बैंक में जाकर आरडी ओपन करा सकते हैं। तो आरडी में क्या फ़र्क है और एफडी में क्या अंतर है? जो एफडी है वहाँ पर पैसा एक साथ किया जाता है, एक साथ किया जाता है और मिनिमम 6 महीने के लिए। उससे ज़्यादा आप जितना चाहें उतना करें। और जो आरडी है वहाँ पर पैसा हर महीने देना होता है। मतलब एक किश्त के रूप में देना होता है। फिर आप सोच रहे होंगे कि एक काम करें फिर तो सेविंग अकाउंट एक खुलवा लें और वहाँ पर क्या करते रहेंगे, पैसा डालते रहेंगे। तो सेविंग अकाउंट में मैंने बताया 4% मिलता है, जबकि रिकरिंग डिपॉज़िट में 6% के आस-पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अलग तो बैंक टू बैंक वेरी करता है, वो चेंज भी होता रहता है, उसमें कोई इतना इश्यू नहीं है, परसेंटेज आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ़ कांसेप्ट समझाने आया हूँ, तो कांसेप्ट समझा देता हूँ। तो आगे समझ में, एफडी में एक साथ पैसा रखा जाता है और रिकरिंग डिपॉज़िट में धीरे-धीरे हर मंथली में पैसा जमा कर दें। मानो मैंने किया कि ₹500 या ₹1000 मान लेते हैं, ₹1000 मैंने हर साल जमा करूँगा किसमें? आरडी में, सॉरी हर मंथ जमा करूँगा आरडी में। तो 1 साल में मैं ₹12,000 जमा करता हूँ। मैंने बोला कि 1 साल के लिए मैच्योरिटी टाइम लेते हैं, 1 साल तक लगातार हज़ार-हज़ार रुपए एवरी मंथ करूँ। तो 12,000 फिर उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो मेरे को मिल जाएगा और वापस मेरे पास पैसा आ जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो पैसा नहीं जोड़ पाते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। ₹1000 तो निकाल ही सकता है कोई भी आदमी, मतलब ₹33 बचाना है पर डे, इन लोगों के लिए। अगर आप भी आरडी कराना चाहते हो, मैं तो कहता हूँ आपको आरडी कराना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के लिए अगर आप अभी भी 1-1 हज़ार रुपए डालेंगे, 1 साल में 12,000, फिर उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, फिर अगले साल भी उसी में डालेंगे तो फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, ब्याज पे ब्याज इसमें लगता है, तो अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है? और ऐसा भी नहीं है कि आपने 1,000 से किया तो आप 1 ही हज़ार करेंगे, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा इनकम आ गई उस किसी पर्टिकुलर, मान के जनवरी में आपके आपके पास ₹1000 बहुत मुश्किल से हो पाए, फरवरी में भी ₹1000 मुश्किल से हो पाए और मार्च में आप ₹5000 डालना चाहते हैं, तो मार्च में आप ₹5000 डाल दीजिए उसमें। लेकिन करना हर महीने जमा। ऐसा नहीं कि मार्च में डाल दिया, फिर अप्रैल में बोल दिया कि सर पहले जो मैंने 5000 डाला था, उसी में से 1000 रख लीजिए, ऐसा नहीं। हाँ। तो एनडीटीएल क्या होता है? जब मैं इन दोनों को मिला देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, किसको? डिमांड डिपॉज़िट्स को और टर्म डिपॉज़िट्स को या टाइम डिपॉज़िट्स को, क्या कर देता हूँ? इसको बोलते हैं टर्म डिपॉज़िट, इसको तो लिख देता हूँ। चलो इसको पहले हटाता हूँ यहाँ से। इसको बोलते हैं टाइम लायबिलिटी या इसी को बोलते हैं टर्म लायबिलिटी भी।
डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। जब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या बन के आता है, एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। और अच्छे से फॉर्मूला लिखता हूं यहाँ पर, एनडीटीएल, एनडीटीएल इज इक्वल टू डिमांड लायबिलिटीज डिमांड लायबिलिटी प्लस प्लस टाइम लायबिलिटी, डिमांड लायबिलिटी प्लस टाइम लायबिलिटी। ठीक है आ गया समझ में। अब एक और होता है रिजर्व रेशियो, एक और होता है रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो, रिजर्व रेशियो क्या होता है, जब हम कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर और उसके साथ एसएलआर, उसके साथ एसएलआर को ऐड कर देते हैं, एसएलआर को ऐड कर देते हैं तो क्या निकल के आता है, रिजर्व रेशियो आता है। और इसकी कैलकुलेशन जो होती है, एवरी 14 डेज पर की जाती है, हर 14 दिन पर इसकी जो क्या बोलते हैं कैलकुलेशन है, वो हर 14 दिन पर की जाती है, हर 14 दिन पर की जाती है। अब बात करते हैं एक और है बेसिक पॉइंट सिस्टम। बेसिक पॉइंट सिस्टम, बेसिक पॉइंट सिस्टम होता क्या है कि कुछ नहीं होता है, आरबीआई को सिर्फ अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है अगर उसमें कुछ चेंज करती है उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की बात करती है। अगर कहीं पर लिखा आ रहा है कि आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में 25, इसको बीपीएस बोलते हैं, लिख देता हूँ, 25 पीपी बेसिक पॉइंट बढ़ाए हैं, 25 बेसिक पॉइंट बढ़ाए हैं, तो कहने का मतलब है कि उसने 0.25% बढ़ाया है। अगर आरबीआई कहती है कि इस बार हमने मॉनेटरी पॉलिसी में 25 पीपी बेसिक पॉइंट क्या किए हैं, घटाए हैं, तो कुछ नहीं है, उसका मतलब है सीधा सा 0.25% घटाया है। अगर आरबीआई कहती है कि मैंने 100 बेसिक पॉइंट घटाए हैं या बढ़ाए हैं, तो आरबीआई का मतलब है कि वो 1% की बात कर रहा है, मतलब हम समझेंगे 1% की बात। जैसे 6% है, 6% है, और आरबीआई ने कर दी रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, तो आरबीआई कहेगा कि हमने चेंज किया है एस्पेरेंट्स, मतलब मार्केट में बताएगा 100 बीपीएस, 100 बीपी क्या किए हैं, बढ़ाए हैं, लेकिन 1% बढ़ाने की बात की। तो मतलब आरबीआई जो परसेंटेज है उसी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, यही है बेसिक पॉइंट सिस्टम, यही क्या है, बेसिक पॉइंट सिस्टम है। अब बात करते हैं, एक नया टॉपिक लेते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मतलब इसी में टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती क्या है उसके बताते हैं। जो मैंने बताया कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण करती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, तो मतलब आरबीआई में एक कमेटी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यही लोग क्या बनाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं। आरबीआई के मतलब गवर्नर नहीं बनाता है, सब लोग मिलकर बनाते हैं। इसमें टोटल कितने लोग होते हैं, 6 लोग होते हैं, लिखता हूँ यहाँ पर टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, 6, टोटल मेंबर्स
6 होते हैं। सिलेक्ट टोटल मेंबर 6 होते हैं। इन 6 मेंबरों में से, 6 सदस्यों में से 3 मेंबर कहां से रहेंगे? आरबीआई से, आरबीआई और इधर गवर्नमेंट से, है ना, गवर्नमेंट से। तो जो आरबीआई से रहते हैं इसमें, एक तो आरबीआई का गवर्नर, गवर्नर ऑफ आरबीआई प्लस 2 अदर मेंबर्स फ्रॉम आरबीआई। मतलब 3 मेंबर्स रहते हैं यहाँ पर, कितने? 3 मेंबर्स रहते हैं। 3 मेंबर्स में से एक तो आरबीआई का गवर्नर स्वयं रहता है और 2 अदर मेंबर्स यहाँ पर रहते हैं, 2 अदर मेंबर्स काम करते हैं। गवर्नमेंट से भी कितने मेंबर्स रहते हैं? 3 मेंबर्स। और जो ये मेंबर्स होते हैं इनको इलेक्ट नहीं किया जाता है, ये नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड होते हैं, लेकिन ये पॉलिटिशियन नहीं होंगे। पॉलिटिशियन, ये याद रखना है कि ये लोग क्या होंगे? पॉलिटिशियन नहीं होंगे कि किसी भी पकड़ा, किसी भी सांसद को या किसी को पकड़ा कि बोले जाइए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में बैठी, नहीं। उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। किसकी? जो सदस्य होंगे उनके पास नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस की। किसकी? फाइनेंस की, फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि फाइनेंस कैसे काम करता है, टैक्सेशन सिस्टम कैसे काम करता है ना। वरना आपके जो ये नेता है, अगर इनको भेज दिया तो ये तो कुछ भी बता देंगे कि अरे मॉनेटरी पॉलिसी कुछ नहीं, 100% कर दीजिए। एक होता है ना कुछ लोगों को, जब डीजल बढ़ता है, पेट्रोल बढ़ता है, तो बोल कोई नहीं, डीजल पेट्रोल 1000 रुपये लीटर कर दीजिए। ये क्यों? 1000 रुपये लीटर से क्या करेंगे? कि हम तो बहन कर पाएंगे। आप लोग बहन कर पाएंगे क्योंकि आपने पहले से बहुत सारा पैसा कमा के रख लिया है, लेकिन एक जो गरीब लोग है वो क्या कर पाएगा? फिनांस, या फिर जो इकोनॉमिस्ट होगा एक, मतलब अर्थशास्त्र की अच्छी खासी जानकारी रहेगी। और जो तीसरा पर्सन रहेगा, उसको एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छी खासी जानकारी होगी कि देश का प्रशासन चलता किस तरह से है, चलता किस तरह से है। ठीक है, तो ये था हमारा आज की क्लास। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बैंकिंग। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे एस्पिरेंट्स? बैंकिंग की बात करेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ चीज पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में छोड़ दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।